नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला 7 के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हम। और इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम छठी सदी के दौरान जो समाज में राजनीतिक दशाएं बदली थी और जो राजनीतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है समाज में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। 25 प्रश्न इस वीडियो के अंक में शामिल किए गए हैं। ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी प्रश्नों से संबंधित उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक इसका ही 8वीं श्रृंखला लेकर के आएंगे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो भी राजनीतिक दशाएं रही थी, तो वहाँ पर एक उच्च स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। और वहाँ पर सारे के सारे जो भी प्रश्न होंगे वो कथन और निष्कर्ष पर आधारित होंगे। और पूरा का पूरा जो राजनीतिक स्वरूप रहा था छठी सदी के दौरान, तो उस पर सारी की सारी चीज़ें विस्तार से वहाँ पर रहेंगी। आप उस वीडियो के अंक को देखें। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी और प्रश्नों की प्रकृति आपको समझनी है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हमने शामिल करे हैं। और इससे पिछले वीडियो के अंक में हमने देखा था कि जो भी लगभग ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक जो भी समय था, वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने चर्चा करी थी। लगभग हमने वहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य की जो भी जानकारियाँ हैं वह वहाँ पर कवर करी हैं। आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों की जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग साइट को विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट को आप लॉगिन कर सकते हैं, या गूगल पर आप स्टडी सर्च पॉइंट को सर्च करके भी हमारे ब्लॉग साइट तक पहुंच सकते हैं। हमारे चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित वीडियो के अंक हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इन वीडियो के अंकों को देख करके अपने विचार, अपने सुझाव, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि और सुधार को लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस प्रश्न श्रृंखला को। और यहाँ पर 25 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से थे? निम्नलिखित में से भारत के प्राचीनतम सिक्के किस के बने हुए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबे के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी कांसे के, ऑप्शन डी सोने के। तो सही उत्तर आपको बताना है कि किस की प्राचीन मुद्राएं भारत में सबसे पहले बनी हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चांदी के सिक्के सबसे पहले हम भारत में देखते हैं और इन्हें जो है आहत मुद्राएं यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत मुद्राएं, या इसको पंच मार्क कह लें या फिर इसको आप पंच मार्कट कह लें। ठीक है, या तो पंच मार्क इसको कह लें या पंच मार्कड इसको कह लें। ठीक है, पंच मार्कड या पंच मार्क आहत मुद्राएं इन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन मुद्राओं को ठप्पा लगा करके, यानी कि इन मुद्राओं को पहले जैसे चांदी को गलाया जाता था, उसके बाद जो है कि उसको एक सांचे में ढाला जाता था और उसके ऊपर से एक ठप्पा का निशान लगा करके इन मुद्राओं को बनाया जाता था, तो इसीलिए इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के सबसे पहले मिलते हैं। ताम्र और तांबे के सिक्के जो है कि ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग जो है कि 1000 ईसा पूर्व से पहले पहले का जब तांबे का प्रचलन हुआ था उस दौरान के समय की बात है। यानी कि मान सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक समय रहा था उस दौरान तांबे का प्रचलन था। कांसे का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखने को मिलता है। ठीक है, सोने का तो प्रचलन आगे जाकर के होता है। ठीक है, कुषाण काल में सोने के सिक्के भी ढाले गए थे। सबसे पहले कुषाणों ने ही सोने के सिक्के यहाँ पर जारी करे थे। ठीक है, तो चांदी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय ग्रंथ निम्न क्रम से किन धर्मों से संबंधित रहे हैं? यानी कि भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय जो ग्रंथ हैं वो किन दो धर्मों से संबंधित रहे हैं, ये आपको बताना है क्रम से। ऑप्शन ए ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी ब्राह्मण और जैन धर्म से, ऑप्शन सी शैव और वैष्णव धर्म से, ऑप्शन डी जैन और बौद्ध धर्म से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भगवती सूत्र तो आपका जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है और अगुंतर निकाय आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ये भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय है, तो भगवती सूत्र में जैन धर्म से जो संबंधित है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है, और वहीं अगुंतर निकाय जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। लेकिन दोनों ही के बारे में जो जनपद यहाँ पर बताए गए हैं उन जनपदों
महाजनपदों के नामों में यहाँ पर बदलाव हमें देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है भगवती सूत्र में, ठीक है। यानी कि भगवती सूत्र में थोड़ा सा अलग से महाजनपदों के नामों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अगुत्तर निकाय में अलग है, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन बी वज्जी मिथिला, यहाँ पर ये राजधानी दी गई है और महाजनपद है एक तरफ, ठीक है। ऑप्शन सी पांचाल अहिच्छत्र, ऑप्शन डी कंबोज पोतन। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अगर बात करें इसका जो सही उत्तर है, जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर ऑप्शन ए की बात करें, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और वत्स के अंतर्गत वर्तमान का जो इलाहाबाद और बांदा जो जिला है, इलाहाबाद और बांदा जिला, तो वह इसमें शामिल किए जाते थे वत्स जनपद में, ठीक है, जो कि कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी। वज्जी की अगर बात करें, वज्जी की राजधानी मिथिला थी और इसकी एक राजधानी और है, वज्जी की वैशाली भी रही है और जनकपुरी भी रही है, ठीक है। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी रही है। और जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का बिहार का जो मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, ठीक है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो आपका बिहार का है, वो वाला क्षेत्र वज्जी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और मिथिला, वैशाली और जनकपुरी इसकी राजधानी रही है। पांचाल की बात करें तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है और इसके अलावा एक राजधानी इसकी और है। दो तरह से इसको उत्तर पांचाल दो भागों में विभाजित था। तो पांचाल की एक राजधानी थी अहिच्छत्र और दूसरी राजधानी थी काम्पीलय, ठीक है। क्या था? काम्पी, यहाँ पर ये काम्पी है, ठीक है, क है, इस तरह से लिखेंगे काम्पीलय, ठीक है। काम्पीलय दूसरी राजधानी थी और अहिच्छत्र एक राजधानी थी। और वर्तमान का जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, तो वह वाला क्षेत्र पांचाल में आता था, ठीक है। कंबोज की अगर बात करें तो कंबोज की राजधानी जो है वो पोतन न होकर के, कंबोज की राजधानी जो आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र में है उसकी राजधानी थी राजपुर, ठीक है। क्या थी? या तो राजपुर इसको कह सकते हैं और हाटक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। राजपुर या हाटक कुछ भी आ जाए तो वो कंबोज की राजधानी रही है। और जो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर का क्षेत्र है, राजौरी हजारा का क्षेत्र है, ठीक है, राजौरी और हजारा का जो क्षेत्र है वो इसमें आता था कंबोज में, कश्मीर का क्षेत्र, ठीक है। राजपुर या हाटक जो है इसकी क्या रही थी? राजधानी रही थी कंबोज की। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस महाजनपद के राजा के द्वारा कलिंग क्षेत्र में नहर खोदने का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी चेदी। तो बताना है कि किस महाजनपद के राजा के द्वारा कलिंग क्षेत्र में नहर खोदने का एक अभिलेखी साक्ष्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मगध के राजा के बारे में ये कहा जाता है कि जो मगध का नंद वंश का जो राजा था महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद ने जो है कि सबसे पहले यहाँ पर कलिंग क्षेत्र को जीता हुआ था। इससे पहले कलिंग को किसी ने नहीं जीता था। और उसके बाद जो है कि अशोक महान के द्वारा यहाँ पर कलिंग को जीता गया, ठीक है। किसके द्वारा? एक तो अशोक के द्वारा जीता गया था और एक जीता गया था महापद्मानंद के द्वारा, ठीक है, पद्मानंद के द्वारा, जो कि नंद वंश का संस्थापक रहा था। तो उसने कलिंग क्षेत्र में एक नहर खुदवाया था और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि मगध के राजा महापद्मानंद ने कलिंग के क्षेत्र में यहाँ पर नहर खुदवाई थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना, उज्जैन का प्राचीनतम नाम। ऑप्शन ए राजपुर, ऑप्शन बी महिष्मती, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी अवंतिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अवंतिका उज्जैन का जो है कि प्राचीन नाम है, प्राचीनतम नाम है। उज्जैन जो है कि वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है उज्जैन, नासिक। और उज्जैन में ही आपने देखा भी होगा क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कि क्या कुंभ मेला आयोजित किया जाता है उज्जैन में। तो उज्जैन जो है कि क्षिप्रा नदी के तट पर है और यहीं पर 12 वर्ष में जो है कि कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और अवंती ये जो है, अवंती का इसका प्राचीन नाम रहा था। और ये 16 महाजनपदों में से अवंती की दूसरी राजधानी रही थी और अवंती की ये राजधानी रही थी उज्जैन, ठीक है। चलिए, और राजपुर की बात हमने इससे पहले कर चुके हैं कि राजपुर जो था वो आपके कंबोज
या हाटक जो है इसकी राजधानी रही थी, कंबोज की राजधानी रही थी राजपुर। महिष्मती की अगर बात करें तो महिष्मती जो है वो अवंती की राजधानी रही थी, ठीक है। अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, दो भागों में इसको बांटा गया था अवंती को। तो एक की राजधानी थी यहाँ पर उज्जैनी, और दूसरी की राजधानी थी महिष्मती। तो महिष्मती और उज्जैनी अवंती की राजधानी रही है। पश्चिमी जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वो वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है उज्जैन जो अवंती महाजनपद में, ठीक है। विराटनगर जो राजधानी है वो मत्स्य महाजनपद की रही है, और मत्स्य महाजनपद वर्तमान में जो जयपुर है राजस्थान में वहाँ पर स्थित था, ठीक है। विराटनगर किसकी राजधानी है? मत्स्य महाजनपद की है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रहा है मत्स्य, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रद्योत अवंती, ऑप्शन बी अजात शत्रु मगध, ऑप्शन सी उदयन मगध, ऑप्शन डी प्रसेनजीत कौशल। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इन चारों में से ये एक महाजनपद है एक तरफ, और दूसरी तरफ है उनके राजा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। और अगर बात करते हैं प्रद्योत की, तो प्रद्योत जो है कि अवंती का राजा था, और अवंती की राजधानी हमने बता दिया है उज्जैनी और महिष्मती थी। मालवा और जो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है, मध्य मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका विस्तार था इस महाजनपद का। अजात शत्रु मगध का था, और मगध की राजधानी आपको पता ही है राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र। दक्षिणी बिहार का क्षेत्र पटना और गया जिला इसमें आता है मगध में। उदयन की अगर बात करते तो ये उदयन यहाँ पर है, उदयन, ठीक है, उदयन यहाँ पर है। तो उदयन जो था वो आपके वत्स जो जनपद था, महाजनपद था, वत्स जनपद का ये क्या था? राजा था। और वत्स जनपद हमने बताया है अभी इससे थोड़ी देर पहले कि कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी, और इलाहाबाद और बांदा के क्षेत्र में इसका विस्तार था, ठीक है। बांदा और इलाहाबाद के क्षेत्र में वत्स जनपद था जिसका राजा था उदयन। अगर यहाँ पर उदयन होता, ठीक है, अगर यहाँ पर उदयन होता, अगर उदयन होता तो तब मगध सही होता, लेकिन उदयन है तो उदयन वत्स का राजा था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना, उदयन और उदयन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रसेनजीत की अगर बात करें तो प्रसेनजीत जो था वो कौशल का था, और कौशल जो है वह आपको ध्यान देना है, कौशल जो है आधुनिक जो फैजाबाद मंडल है, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद अयोध्या वाला क्षेत्र, अवध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर था कौशल। और कौशल की राजधानी जो है कि श्रावस्ती और साकेत रही थी, ठीक है। कौशल को भी दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी कौशल में, ठीक है। तो कौशल भी यहाँ पर दो क्षेत्र थे कौशल के भी, एक की राजधानी थी साकेत, दूसरे की राजधानी थी श्रावस्ती। जब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न श्रृंखला में तो वहां पर सारा विस्तार से और चर्चा करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर का उल्लेख जो है वो महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है? किस प्राचीन नगर का उल्लेख की बात यहाँ पर हो रही है जिसका विवरण हमें यहाँ पर आपके महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है? तो ऑप्शन ए विराटनगर का, ऑप्शन बी कौशाम्बी का, ऑप्शन सी अवंती का, ऑप्शन डी कारकोट का। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो आपको बताना है कि किस नगर का इन चारों में से महाभारत और महाभाष्य दोनों में वर्णन है उसका। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विराटनगर होगा। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी, और जो कि जयपुर के क्षेत्र में है। इसको जो है कि बैराठ भी कहा गया है, ठीक है, बैराठ भी इसको कहा गया है, विराटनगर को बैराठ, जो कि राजस्थान में है, और जिसका विवरण यहाँ पर महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। दो नगर आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं महाभारत और महाभाष्य को लेकर के, दोनों ही राजस्थान में है। एक तो जो है कि मध्यमिका, ठीक है, मध्यमिका जिसको नगरी भी कहा गया है, ठीक है, मध्यमिका नगरी या मध्यमिका, ठीक है, कुछ भी नाम आपको दो के दो नाम याद रखने हैं, मध्यमिका और नगरी। यह राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि चित्तौड़ के निकट ये प्राचीनतम नगर है, प्राचीन ऐतिहासिक नगर है मध्यमिका राजस्थान में। और राजस्थान का ही विराट नगर यानी कि जो बैराठ जिसको कहा जाता है, इन दो नगरों का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं, ठीक है। एक जयपुर में है तो एक दूसरा चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में विराटनगर बैराठ है, और माध्यमिका या नगरी जो है वो चित्तौड़ के क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी? ऑप्शन ए कनिष्क ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी उदयन ने। तो किसने सबसे पहले अपनी राजधानी इन चारों में से पाटलिपुत्र बनाई थी?
तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया था इन राजाओं पर। और उदयन उसके बाद यहाँ पर आता है, जो है कि अगर यहाँ पर उदयन अगर होता, ठीक है, ठीक है, अगर उदयन यहाँ पर होता तो उदयन यहाँ पर बिल्कुल सही होता। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या है कि उदाइन अगर यहाँ पर होता, उदयन नहीं उदाइन, ठीक है, उसका नाम था उदाइन, ठीक है, उदाइन, ठीक है, उदाइन अगर यहाँ पर होता तो तब जाकर के उदाइन सही होता, क्योंकि जो उदाइन था वह आपका हर्यक वंश का राजा रहा था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने करी थी। और इसका जो समय काल था उदाइन का, लगभग मान सकते हैं कि 460 ईसा पूर्व के दौरान इसका शासनकाल रहा था उदाइन का। तो उसके बाद यहाँ पर जो अगला वंश आता है शैशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंश आता है। तो उसमें केवल चंद्रगुप्त मौर्य है, तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उदयन के समय जो राजधानी थी उदयन, ठीक है, जो कि वत्स का जनपद, जो वत्स का ये राजा रहा था, न कि मगध का। ठीक है, तो उदयन वत्स का राजा था और जिसकी राजधानी हमने बताई कि कौशाम्बी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अगर उदाइन अगर होगा तो आपको ध्यान देना है उदाइन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अजात शत्रु के बाद उदयन शासक बना था हर्यक वंश का, और इसने ही जो है कि राजधानी राजगृह से या पाटलिपुत्र स्थापित करी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है। उदयन और, ठीक है, वासव दंत, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वासव दत्ता होना चाहिए। ठीक है, वासव दत्ता की दंत कथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित रही है। उदयन और वासव दत्ता से संबंधित जो दंत कथा है वो किस क्षेत्र से संबंधित रही है। ऑप्शन ए अवंती से, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ से, ऑप्शन सी विराटनगर से, ऑप्शन डी उज्जैन से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उज्जैन से ये संबंधित रही है उदयन और वासव दत्ता की कहानी। अगर उदयन की बात करें तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि वो ये वत्स का राजा था, और जो वासव दत्ता है वह यहाँ पर जो आपका अवंती नरेश थे। ठीक है, अवंती नरेश की ये पुत्री थी, अवंती नरेश प्रद्योत जो था। ठीक है, अवंती नरेश प्रद्योत की ये पुत्री रही थी वासव दत्ता। इन दोनों की प्रेम की कहानी है, जो कि उज्जैन से संबंधित है। मतलब उज्जैन स्थल इसमें प्रमुख रहा है, क्योंकि उज्जैन जो थे वो अवंती की राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इसकी रचना अगर किसने करी है, अगर बात की जाए तो महाकवि भास के द्वारा। ठीक है, महाकवि भास के द्वारा इन्होंने एक अपना नाटक लिखा जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम रचना नाटक में जो है कि भास के द्वारा उदयन और वासव दत्ता की दंतकथा वर्णित की गई है, जो कि वत्स के राजा और उज्जैन की राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग है उज्जैन में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे सर्वाधिक नगर रहा था। 6ठी शताब्दी के दौरान की बात हो रही है, भारत का सबसे सर्वाधिक नगर कौन सा रहा था इनमें से। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवंती। तो सही उत्तर बताना इन चारों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली रहा था। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, काशी यहाँ पर इस दौरान सबसे प्रमुख यहाँ पर शक्तिशाली नगर रहा था। और यहाँ पर काशी की जो है कि कौशल, ठीक है, काशी की जो है कि कौशल, और वहीं पर दूसरी तरफ अंग के साथ और मगध के साथ, इन 3 राज्यों के साथ, बहुत महाजनपदों के साथ कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी रही थी शक्ति का अपने वर्चस्व को स्थापित करने को लेकर के। हालांकि बात कुछ समय के लिए काशी ने अपना वर्चस्व स्थापित करा, बाद में जो है कि इस पर जो है कि कौशल ने और फिर मगध ने अपना आधिपत्य स्थापित यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, तो काशी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। काशी का प्रतिद्वंद हुआ था कौशल से, अंग से और मगध से। काशी पर जो है कि शुरुआत में काशी का वर्चस्व स्थापित रहा, बाद में उसने कौशल ने जो है कि काशी पर विजय प्राप्त कर ली और कौशल पर मगध ने विजय प्राप्त कर ली। तो मगध अंत में शक्तिशाली यहाँ पर नगर बनता है। ठीक है, और महाजनपद भी शक्तिशाली मगध ही बाद में बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। कौन प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भग्य, ऑप्शन बी यहाँ पर ये कालाम होना चाहिए था, कलाम लिखा है तो कालाम होना चाहिए था। ठीक है, कालाम। ऑप्शन सी बुद्धि,
और बुल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ इसीलिए है कि देखिए यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था कि कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं है। जो कथन दिए गए हैं उसके आधार पर ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये तीन के तीन जो नाम दिए गए हैं ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल थे। अब शामिल नहीं था पूछा गया, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त सभी यहाँ पर है। तो ये कथन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। तो गणतंत्र जो प्रारंभिक जो है कि हमें 10 गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, 10 गणराज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जिसमें यहाँ पर जो आपके भग्य थे वह जो है कि सुम सुमेर गिरी एक गणतंत्र राज्य था। सुम सुमेर गिरी क्या था? सुम सुमारगिरी या सुमेरगिरी। ठीक है, सुमारगिरी या सुमेरगिरी के भग्य थे। और कालाम, यहाँ पर ये का होना चाहिए था, कालाम जो थे वह आपके केस पुंत के कालाम थे। ठीक है, कहाँ के थे? केस पुंत के कालाम थे, केस पुंत के कालाम थे। बुली की अगर बात करें तो बुली जो है वह आपके अल अलकप अलकप के, कहाँ के? अलकप के, अलकप के ये बुली थे, अलकप के बुली थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और शाक्य जो थे, शाक्य, ठीक है, शाक्य जो थे वो कपिल वस्तु के शाक्य थे, गणतंत्र थे। कपिल वस्तु के शाक्य हो गए, सुम सुमारगिरी या सुम सुमेरगिरी के भग्य हो गए, और जो है कि केश पुंत के कालाम हो गए। ठीक है, और अलकप के बुली हो गए। ठीक है, अलकप के बुली। और इसके अलावा पिपली वन के मौर्य भी थे। ठीक है, पिपली वन के कौन थे? मौर्य। ठीक है, पिपली वन के मौर्य थे। और पावापुरी, ठीक है, पावापुरी के मल्ल थे। और कुशीनगर के भी मल्ल थे। ठीक है, कुशीनगर और पावापुरी दोनों के ही मल्ल अलग अलग गणतंत्र थे। ठीक है, कुशीनगर अलग से गणतंत्र था और पावापुरी अलग से गणतंत्र था। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी थे। ठीक है, वैशाली के कौन थे? लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीज़ें प्रश्न में यहाँ से पूछे गए हैं, ध्यान देना आपको। और विदेह, विदेह कहाँ के थे? विदेह, जो विदेह थे वो मिथिला के थे। विदेह और मिथिला तो आप जानते ही हैं। ठीक है, विदेह के जो गणतंत्र थे वो कहाँ? वो मिथिला के थे। ठीक है, मिथिला के विदेह थे। मिथिला, मिथिला में किसका गणतंत्र था? तो विदेहों का गणतंत्र था। ठीक है, विदेहों का गणतंत्र यहाँ पर था मिथिला में। और लिच्छवियों का गणतंत्र था वैशाली में। मौर्यन का जो गणतंत्र था वो पिपली वन में। मल्लों का गणतंत्र था पावा में। और मल्लों का ही गणतंत्र था कुशीनगर में भी, या कुशीनारा में भी कह सकते हैं। और कालाम का जो गणतंत्र था वो केसपुंत में था। साथ ही जो है कि जो बुली का जो गणतंत्र था वो अलकप्प में था। भग्ग का जो गणतंत्र रहा था वह सुमसुमारगिरी या सुमसुमेरगिरी में था। और शाक्यों का जो गणतंत्र था वो कपिल वस्तु में था। ठीक है, तो ये नाम आपको याद यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी एथेंस में, ऑप्शन डी मिस्र में। तो विश्व की सबसे पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था ये आपको बताना है इन 4 देशों में से। तो देखिए, विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र था वो भारत में स्थापित हुआ था। और भारत में भी वैशाली, कहाँ पर? वैशाली में स्थापित किया था वैशाली के लिच्छवियों ने। अभी हमने आपको बताया था ना कि लिच्छवियों ने वैशाली पर गणतंत्र की स्थापना करी थी, तो लिच्छवियों ने ही यहाँ पर वैशाली में गणतंत्र की स्थापना करी थी। और सबसे पहले विश्व में 6ठी शताब्दी के दौरान भारत में ही गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर होती है। और जो कि बुद्ध काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य बन करके आया था वैशाली। बुद्ध काल में सबसे बड़ा गणतंत्र बन करके उभर करके सामने आता है वैशाली। ठीक है, और लिच्छवी जो थे वो वज्जी संघ के प्रमुख रहे थे। लिच्छवी जो थे वो किसके प्रमुख रहे थे? वज्जी संघ के प्रमुख रहे थे। और वज्जी हम बता चुके हैं कि मिथिला, वैशाली और जनकपुरी इसकी राजधानी थी। और मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार के क्षेत्र में वज्जी संघ है। ठीक है, वज्जी का क्षेत्र है, वज्जी महाजनपद है, गणराज्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस जनपद का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है? किस जनपद का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अस्मक
ऑप्शन बी है सूरसेन, ऑप्शन सी है कंबोज, ऑप्शन डी है कुरु। तो सही उत्तर आपको बताना है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों के बारे में जानकारी दी है कि 22 जनपद यहाँ पर उस दौरान थे। और मुख्य जनपदों की अगर बात करें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मगध एक जनपद के बारे में बात करी थी, अश्वक जनपद के बारे में बात करी थी, दूसरा सूरसेन महाजनपद के बारे में बात करी थी, कंबोज महाजनपद के बारे में बात करी थी, और गांधार, ठीक है, गांधार महाजनपद के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो जनपद आपको याद रखने की इन 22 जनपदों में से पाणिनि के अष्टाध्यायी में जिनका वर्णन है उसमें मगध, अश्वक, कंबोज, गांधार और सूरसेन है। ठीक है, और उससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है वहाँ पर भी सबसे पहले हमें 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी है उसके 8वें अध्याय में लगभग हमें 8वें अध्याय, इसमें जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं और लगभग इन 8 अध्यायों में 4000 सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि द्वारा कृत है। अगले प्रश्न की तरफ 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंग चंपा, ऑप्शन बी चेदी सोत्थवती, ऑप्शन सी कौशल श्रावस्ती, ऑप्शन डी अश्वक विराटनगर। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अंग की अगर बात करें तो अंग की राजधानी बिल्कुल सही है, चंपा है। और जो अंग क्षेत्र है, अंग जो वर्तमान का जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार में, तो वहाँ पर अंग जनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। और चेदी की अगर बात करें, चेदी की राजधानी जो कि सोत्तवती थी, ठीक है, सोत्तिवती, जो कि बुंदेलखंड, आधुनिक जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड जो जिला है, बुंदेलखंड जिला भी है। तो बुंदेलखंड जो आपका कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जिसका विस्तार है विंध्य के क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में था आपका चेदी महाजनपद और जिसकी राजधानी थी सोत्थिवती। ठीक है, कौशल की अगर बात करते हैं तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ पर थी, तो श्रावस्ती थी। इससे पहले भी बताया था कौशल जो है कि फैजाबाद अवध वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है और इसकी एक राजधानी कौशल की श्रावस्ती थी और एक की राजधानी थी साकेत। कहाँ पर थी, साकेत। ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक की राजधानी साकेत, दूसरी की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। ठीक है, अश्वक की अगर बात करें तो अश्वक की जो राजधानी है वो यहाँ पर आपका ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एकमात्र जो महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है और जिसकी राजधानी जो थी वो थी पोतन। यहाँ पर थी, क्या थी, पोतन, या इसको देख सकते हैं पोटिल भी कहते हैं और इसको पैठण भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसका नाम है प्रतिष्ठान। क्या है, प्रतिष्ठान। वर्तमान में इसका नाम है प्रतिष्ठान। अश्वक की राजधानी पैठन हो, पोटिल हो या पोतन हो, तो ध्यान देना है 3 के 3 नाम, पोतन, पोटिल और पैठन, 3 के 3 राजधानियां जो है कि अश्वक की हैं और जो कि आपके गोदावरी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। अश्वक महाजनपद आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर है और इसका आधुनिक नाम है प्रतिष्ठान। ठीक है, क्या नाम है, प्रतिष्ठान इसकी वर्तमान नाम है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित रहा था। ऑप्शन ए रुहेलखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बुंदेलखंड में। इससे पहले भी हम बार बार इसको बता चुके हैं मत्स्य महाजनपद के बारे में। राजस्थान में था और राजस्थान के जयपुर में था और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि अभी हमने आपको बताया हुआ था कुछ देर पहले। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा बताने की जरूरत अब इसमें है नहीं। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जो है कि महानगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अश्वक गोदावरी नदी के तट पर, अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी और कुशीनगर मल्ल की। कुशीनगर के जो है कि मल्ल थे या मल्ल में जो है कुशीनगर था, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं कि जो कुशीनगर
जो था वो मल्लों की राजधानी थी, या मल्लों का शासन कुशीनगर में था। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अश्वक के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है 16 जनपदों में से, जो कि एकमात्र ऐसा जनपद महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी पोतन पोटिल या पैठण पर है, आधुनिक नाम प्रतिष्ठान है। अहिच्छत्र की अगर बात करते हैं तो अहिच्छत्र जो है वह उत्तरी पांचाल की राजधानी है। हमने बताया था कि पांचाल को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर है? अहिच्छत्र है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिलई। ठीक है, कहाँ पर थी? काम्पिलई। ठीक है, काम्पिलई यहाँ पर थी, काम्पिलई। ठीक है, काम्पिलई अहिच्छत्र की माफ कीजिएगा, दक्षिणी पांचाल की राजधानी। ठीक है, काम्पिलाई दक्षिणी पांचाल की और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। और कुशीनगर जो है कि वो मल्लों की राजधानी थी। मल्ल गणतंत्र जो था वो कुशीनगर पावा के मल्ल कह सकते, पावापुरी मल्लों की एक राजधानी थी और कुशीनगर दूसरी राजधानी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, देवरिया जो जिला है वर्तमान का उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिले के अंतर्गत जो है कि कुशीनगर आता है। ठीक है, कुशीनगर मल्लों की राजधानी रही थी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गिरिव्रज, ऑप्शन डी राजगृह। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 की 3 राजधानियां मगध की रही हैं, जबकि विराटनगर इससे पहले भी हमने बताया मत्स्य की राजधानी रही है, मत्स्य महाजनपद की। तो गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र रही हैं। सबसे पहले गिरिव्रज और राजगृह ही इसकी राजधानी रही थी। बाद में जो है कि उदयन के द्वारा, जो कि हर्यक वंश का शासक था, अजात शत्रु के बाद जो शासक बना था, उसने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थापित करी थी, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, प्राचीनतम नगर श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का रहा है? तो उस नगर विन्यास की बात यहाँ पर हो रही है और नगर विन्यास पूछा जा रहा है श्रावस्ती का। तो श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अर्ध चंद्राकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अर्ध चंद्राकार था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर 1861 में उत्तर प्रदेश में जो गोंडा के पास वर्तमान में जिसको कहा जाता है सहेत और महेत, ठीक है, सहेत और महेत नामक जगह, वहाँ वो वर्तमान श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है। सहेत और महेत नामक जो जगह है प्राचीन समय में, वह वर्तमान में श्रावस्ती नाम से जाना जाता है। और इसका जो नगर विन्यास था उत्खनन किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में। तो इसका जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार रूप में हमें देखने को मिला है। ठीक है, नगर विन्यास कैसा है श्रावस्ती का? तो अर्धचंद्राकार है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है कि जो हमने अभी आपको बताया था चंपा जो जनपद बताया था, ठीक है, उत्तरी जो भागलपुर बिहार का क्षेत्र है, अंग जनपद की जो राजधानी थी चंपा। ठीक है, चंपा। और चंपा का जो माना जाता है कि इसको महाभारत और पुराणों में मालिनी, ठीक है, क्या कहा गया है? मालिनी नाम से जाना गया है। चंपा को महाभारत और पुराणों में मालिनी नाम से संबोधित किया गया है। और वहीं पर जो है कि दीर्घ निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, क्या है? दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में इसकी जो नगर योजना है, इसका जो नगर को बसाने के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया था, वास्तुकार जो था वह महागोविंद को बताया गया है। किसको बताया गया? महागोविंद को बताया गया है। चंपा जो कि प्राचीन नाम जिसका मालिनी है, उसका वास्तुकार रहा है महागोविंद। ठीक है, और अंग की यह राजधानी रही है। वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ये स्थित था अंग महाजनपद। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वज्जी संघ को हरा करके मगध साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए मगध महापद्मानंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो किसने यहाँ पर वज्जी संघ को हरा करके, यानी कि जो वज्जी महाजनपद था, कह सकते हैं कि जो गणराज्य था, जो वैशाली का था, यानी कि जो लिच्छवी राज्य था, महाजनपद था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसको हरा करके किसने मगध में मिलाया था? इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अजात शत्रु के द्वारा यहाँ पर वज्जी जो वैशाली वज्जी महासंघ था उसको यहाँ पर
वैशाली का ये प्रमुख महासंघ था। वज्जी तो उसको हरा करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। और बिंबिसार के समय से ही जो मगध है और वज्जी है वह उन दोनों में मनमुटाव हो गया था। बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। दोनों के मध्य जो है कि उसी के समय से मनमुटाव हो गए थे मगध और वज्जी के मध्य। अजातशत्रु ने लंबा संघर्ष करा। और बाद में जानकारी मिलती है कि जो आपका निर्यावली एक सूत्र है, निर्यावली, ठीक है, निर्यावली सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि जो लिच्छवी गण के प्रधान चेटक राजा था और उसका जो था वो लगभग 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों को उसने एकत्रित करके मगध साम्राज्य के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा यहाँ पर खोला था। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका चेटक यहाँ का राजा था, लिच्छवी गणराज्य का चेटक राजा था, यह जानकारी हमें मिलती है निर्यावली सूत्र से, ठीक है। निर्यावली मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्यावली सूत्र से जानकारी मिलती है कि चेटक जो लिच्छवी गणराज्य का प्रधान था उसने 9 लिच्छवी राजाओं, 9 मल्ल राजाओं और 18 गणराज्यों के राजाओं के, जिसमें काशी और कौशल भी शामिल थे, काशी और कौशल भी, उनको एकत्रित करके मगध के विरुद्ध जो है कि एक संयुक्त मोर्चा उसने खोला था। और वहीं हमें भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है कि इन सभी पर जो है कि अजातशत्रु ने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। इन सभी पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त कर ली थी। ये भगवती सूत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने 9 मल्लों को भी हरा दिया था, 9 जो है कि आपके लिच्छवियों को भी हरा दिया था और 18 गणराज्यों को भी यहाँ पर हरा दिया था, जो संयुक्त सेना थी जिसका मोर्चा खोला हुआ था चेटक के द्वारा। तो इन सभी को हराने का जानकारी कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है, जो कि जैन ग्रंथ है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न। यहाँ पर जितनी चीज़ें थी हमने कोशिश करी है उनको समावेश करने की, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और है, ठीक है। कहा जाता है कि जो अजातशत्रु का मंत्री था, ठीक है, अजातशत्रु का जो मंत्री था जिसका नाम था वत्सकार, वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाली थी, ठीक है। वज्जी संघ में फूट का बीज बोने का श्रेय किसको जाता है? तो ये वत्सकार को जाता है। वत्सकार ने ही वज्जी संघ में फूट डालने का कार्य किया था, जिसके चलते वज्जी संघ यहाँ पर टूट गया था और अंततोगत्वा अजातशत्रु ने यहाँ पर वज्जी पर आक्रमण करके, वैशाली पर आक्रमण करके जो है कि अपने में मिला लिया था, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस मगध राजा ने अपनी सत्ता का विस्तार मालवा क्षेत्र तक किया? ऑप्शन ए शिशुनाग ने, ऑप्शन बी उदयन ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने, ऑप्शन डी अजातशत्रु ने। तो सही उत्तर बताना है कि मालवा क्षेत्र तक मगध का विस्तार किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उदयन। यहाँ पर माफ कीजिएगा, शिशुनाग होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, शिशुनाग इसका सही उत्तर होगा। और पुराणों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि जो शिशुनाग था उसने मालवा यानी कि अवंती का जो क्षेत्र है, ठीक है, मालवा अवंती के क्षेत्र में यहाँ पर अधिकार करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। अवंती को किसने जीता था? तो शिशुनाग ने जीता था, जो कि शैशुनाग वंश का क्या था? शैशुनाग वंश का ये संस्थापक रहा था, ठीक है। शैशुनाग वंश, शैशुनाग वंश, ठीक है, शैशुनाग वंश का ये संस्थापक रहा था। 412 ईसा पूर्व में शैशुनाग वंश की स्थापना इसने करी थी, जो कि हर्यक वंश के बाद इसने करी थी, ठीक है। हर्यक वंश जब समाप्त हो गया था 412 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, तो 412 ईसा पूर्व के बाद शैशुनाग वंश आता है और उसी का राजा रहा था, संस्थापक रहा था शिशुनाग, जिसने जो है कि अवंती को यहाँ पर जीता और मालवा के क्षेत्र तक जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर इसमें टाइपिंग मिस्टेक है प्रश्न में। यहाँ पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था अपरो परसु, अपरो परशुराम यहाँ पर होना चाहिए था। अपरो परशुराम नाम से किस मगध सम्राट को जाना जाता है? ध्यान देना है आपको। अपरो परशुराम के नाम से कौन सा मगध सम्राट जाना जाता है? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी काकवर्ण, ऑप्शन सी दर्शक, ऑप्शन डी महानंदिनी। महानंदिनी, दर्शक, काकवर्ण या महापद्मानंद, कौन जाना जाता है अपरो परशुराम नाम से? अपरो परशुराम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना आपको। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए बिल्कुल सही होगा, महापद्मानंद को अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। और शिशुनाग वंश को समाप्त करने के पश्चात जो है कि महापद्मानंद ने नंद वंश की यहाँ पर स्थापना करी थी। ठीक है, नंद वंश की स्थापना करी थी, जो कि 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना यहाँ पर करी थी, 344 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने। तो उसने लगभग समग्र क्षत्रियों का यहाँ पर नाश कर दिया था, और एक सर्व क्षत्रांत तक यानी कि सभी का शासक बना था वो। सर्व क्षत्रांत तक यानी कि सभी क्षत्रियों का उसने नाश कर दिया था। तो जिसके चलते इसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, या परशुराम का दूसरा अवतार भी इसको कहा जाता है। अपरो परशुराम या परशुराम का दूसरा अवतार महापद्मानंद को कहा जाता है, क्योंकि इसने समूचे क्षत्रियों का नाश कर दिया था उस दौरान। और नंद वंश का संस्थापक जो है कि जो कहा जाता है वह उग्रसेन भी इसको कहा गया है। ठीक है, उग्रसेन भी इसको कहा गया है, और जबकि पुराणों में इसको महापद्मानंद कहा गया है, और वहीं पर इसको उग्रसेन भी कहा गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, उग्रसेन भी इसको कहा गया है। जैन ग्रंथों में उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, किस ग्रंथ की अगर बात होगी तो जैन ग्रंथ में कहा गया है कि उग्रसेन के द्वारा नंद वंश की स्थापना करी थी, और ये उग्रसेन और कोई नहीं था, यही महापद्मानंद है, जिसको पुराणों में महापद्मानंद कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था। प्रसिद्ध जो है कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कल्पी नगर जो है यमुना नदी के तट पर है, और जो कल्पी नगर है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का जालौन जो जिला है, जालौन जिले के अंतर्गत स्थित यह एक स्थल है कल्पी। प्राचीन स्थल रहा है कल्पी, और जिसको प्राचीन काल में यहाँ पर कहा जाता था कालप्रिया कहा गया है। कल्पी का प्राचीन नाम क्या है, कालप्रिया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। यमुना नदी के तट पर ये स्थित रहा है कल्पी। ठीक है, और 4वीं सदी में यहाँ का जो राजा था वो वसुदेव रहा था। कौन सा रहा था, वसुदेव रहा था। ठीक है, वसुदेव रहा है, और कालप्रिया इसका प्राचीन नाम है कल्पी नगर का, यमुना नदी के तट पर जालौन जिले में उत्तर प्रदेश में। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हरियक बिंबिसार, ऑप्शन सी सैसुनाग शिशुनाग नंद उग्रसेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना था, कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है इन तीनों में से। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सभी के सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। हर्यक वंश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिसकी स्थापना करी थी बिंबिसार ने, 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करी थी, और 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा था हर्यक वंश का। और पहले बिंबिसार ने शासन करा, उसके बाद अजात शत्रु आता, फिर उदयन आता है। उदयन के उत्तराधिकारी यहाँ पर कमज़ोर होते चले गए, तो बाद में सैसुनाग वंश की स्थापना होती है, और सैसुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी थी, जो कि 412 ईसा पूर्व से लेकर के इसका शासनकाल जो था सैसुनाग वंश का 344 ईसा पूर्व तक रहा था। और 344 ईसा पूर्व में सैसुनाग वंश का समाप्त होता है, और नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश की स्थापना उग्रसेन या इसको महापद्मानंद कहा जाता है, महापद्मानंद या उग्रसेन ने करी थी, जो कि नंद वंश जो था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके जो है कि 9 यहाँ पर राजा थे, 9 शासक इसमें रहे थे, जिसमें से मुख्य रूप से महापद्मानंद और धनानंद ने शासन यहाँ पर करा था, और धनानंद के 8 जो भाई थे उन्होंने सम्मिलित रूप से यहाँ पर शासन किया था। और इसके बाद जो है कि मौर्य वंश की स्थापना होती है 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है इस नंद वंश के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और सैसुनाग वंश में जो प्रमुख राजा रहे थे, शिशुनाग रहा था एक, और काक वर्ण रहा था। ठीक है, काक वर्ण, और काक वर्ण के 10 पुत्रों ने जो है कि लगभग 366 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन करा था। ठीक है, 66 से 44 यानी कि आप देख सकते हैं लगभग जो है कि 20 साल इन्होंने शासन करा था, 20-22 साल। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश का क्रम उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है। काल क्रम यानी कि उनके शासन काल को लेकर के किस क्रम यहाँ पर दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हरियक
वंश पहले आता है, फिर शुंग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ऑप्शन बी, पहले हर्यक आता है, फिर नंद आता है, फिर शुंग आता है, फिर मौर्य आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर पहले हर्यक आता है, फिर नंद आता है, फिर मौर्य आता है, फिर शुंग आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा माफ कीजिए, उत्तर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। पहले यहाँ पर हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश का हमने आपको बताया था कि 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना होती है। फिर उसके बाद जो है कि शिशुनाग वंश, सहसुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में होती है। और फिर उसके बाद जो है कि मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश की स्थापना हमने आपको बताया है कि 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश के बाद जो है कि मौर्योत्तर काल, जब मौर्य का पतन हो जाता है, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश आता है, और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में होती है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके बनता है। ठीक है, तो ये कथन ही बिल्कुल सही होगा, पहले हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। ठीक है, कार्यक्रम भी जो समय था वो भी हमने आपको बता दिया, आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न श्रृंखला का, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न यहाँ से पहले पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से नंद राजा का उल्लेख मिलता है? नंद राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन बी रुक्मिणी देही के स्तंभ अभिलेख से, ऑप्शन सी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, इन चारों में से आपको बताना कि किस अभिलेख से नंद वंश के राजा का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद वंश के राजा महापद्मानंद के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? महापद्मानंद के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख से जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, उससे जो है कि कलिंग के क्षेत्र में महापद्मानंद के द्वारा एक नहर खुदवाने का भी जानकारी हमें मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसने कलिंग के जो चेदी वंश का जो राजा था खारवेल, उसका जो अभिलेख है वो है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। ठीक है, ये चेदी वंश का राजा रहा था कलिंग के क्षेत्र में, खारवेल। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। तो चलिए, उम्मीद है जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो साम्राज्य स्थापित हुए उनके बारे में हमने कोशिश करी, जो भी चीज़ें रही हैं। और अगले वीडियो के अंक में इनसे और बेहतर तरीके से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें थोड़ा विस्तार के साथ प्रश्नों को वहां पर शामिल किया गया है। यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति आप समझिए कि जहाँ पर ज़्यादा विस्तार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और विस्तार से जहाँ पर थोड़ा उच्च स्तर की परीक्षा होती है, जहाँ पर थोड़ा डीप में जाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो के अंक में हम उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने साथियों से साझा करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंचाने के लिए मनोबल, प्रोत्साहन मिले। हमारा जो है कि मन यहाँ पर मार्गदर्शन आप करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक साझा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे हमारे चैनल पर। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुधार को लेकर सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।